नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तय कार्यक्रम के मुताबिक वर्चुअली तौर पर ग्राम प्रधानों से संवाद किया है। ये संवाद बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर किया गया। प्रधानों से संवाद के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल के समय में कोविड हेल्थ वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया। ग्राम प्रधानों के सहयोग से ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया है। सीएम ने कहा, कोरोना काल में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को विकास ही विकास की नींव है। बीजेपी सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास को प्राथमिकता दी है। सभी ग्राम पंचायतों में तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ घमासान जारी है। सभी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं और इस फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने अपने 150 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लिस्ट जारी की, सबके सामने रखी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में 8 MBA, 38 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 डॉक्टर, 8 PhD होल्डर और 7 इंजीनियर्स को भी शामिल किया है। इनके अलावा 8 B.Ed, 39 ग्रेजुएट, 6 डिप्लोमा होल्डर्स हैं। वहीं जातियों की अगर बात की जाए तो 55 OBC उम्मीदवार, 31 अनुसूचित जाति, 14 मुस्लिम, 6 कायस्थ, 6 और 36 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। संजय सिंह ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा, बदलाव की राजनीति और गंदी राजनीति पर झाड़ू चलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के केंद्रीय सहमति से प्रदेश के सभी 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। तो वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर प्रसन्नचित्त हूं। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवार की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज की सेवा करे। एक ईमानदार छवि, दलित, शोषित, वंचितों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण ना हो, ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी DGP के पद पर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण ना हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी DGP रहते हुए भी रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आज हमें असीम अरुण जी को ही सुनना है। मैं अपनी ओर से ईमानदार छवि वाले युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसे अधिकारी जिनका जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, उनका भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। योगी जी को, माननीय योगी जी को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो व्यवस्था दी है कानून व्यवस्था के लिए, जो शक्ति पूरे केवल पुलिस नहीं पूरी व्यवस्था को दी है, उसका ये परिणाम है और इसको हम लोग को आगे और मजबूत करना है। प्रणालीगत संस्थाएं विकसित और मजबूत तरीके से करनी है जिससे कि ये व्यवस्थित हो जाए।
योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी कि साइकिल पर सवार हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा का दामन थामा। इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सदस्यता ली है। इस दौरान इसके साथ ही प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ली। सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा, दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी, लेकिन उनकी उपेक्षा हुई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जहां आधा दर्जन से ज्यादा छोटे दलों से गठबंधन करके प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश में है, तो वहीं पार्टी के एक नेता ने टिकट न मिलने के गम में आत्मदाह का प्रयास किया है। टिकट पाने की आशा में लंबे समय से लगे आदित्य ठाकुर ने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें कि लखनऊ में आज सुबह करीबन 11 बजे दिन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर खलबली देखने को मिली, जहां पर पार्टी के नेता आदित्य ठाकुर ने आत्मदाह का प्रयास किया। अलीगढ़ के छर्रा से टिकट पाने के प्रयास में लंबे समय से लगे आदित्य ठाकुर सिंह लोधी को जब निराशा मिली तो उन्होंने ये कदम उठाया। तो ये संघर्ष अंतिम नहीं हो सकता, प्रयास अंतिम नहीं हो सकता। धैर्य बनाए रखिए, टिकट कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। जनता की सेवा अगर ध्येय है तो जनता की सेवा तो ऐसे भी की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अब यूपी में चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना लिया। हमारे संवाददाता ने बेबी रानी मौर्य से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कह रही है। चुका है और हमारे साथ है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और वर्तमान में आगरा ग्रामीण से भाजपा की प्रत्याशी। मैम, अब सक्रिय राजनीति पे आप आ रही है, क्या मैसेज देंगी, किस तरीके से तो आपकी रणनीति? देखिए, समाज सेवा मेरा शौक भी था और मैं मेयर भी रही, आगरा की राष्ट्रीय महिला की सदस्य भी रही, फिर विधानसभा लड़ी, फिर प्रदेश में, मतलब मैं लगातार सक्रिय राजनीति में थी। लेकिन बीच के कुछ समय के लिए मुझे राज्यपाल भी बना दिया गया, फिर मैं उसी सक्रिय राजनीति में। नहीं, आगरा की ग्रामीण की बात करें, मैं पूरी बात सुन लीजिए। मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ बहुत जरूरत है काम करने की, दलितों के लिए, गरीबी के लिए, जो हमारे पिछड़े हैं सभी के लिए, और मुझे शौक भी था कि मैं इनके लिए कार्य करती हूँ, मौका दिया इनके लिए। मैम, आप पूरे शहर को बखूबी जानती हैं, लेकिन आगरा ग्रामीण में वर्तमान विधायक का काफी विरोध दिखाई दिया और धनौली में कुछ ज्यादा था, वहाँ नाले वगैरह की समस्या थी, और पूरे ग्रामीण की बात करें तो देहात में कम दिखाई दी। आपका पहली प्राथमिकता शहर के लिए, प्रदेश के लिए क्या होगी? देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का कार्य करना ही मेरी प्राथमिकता होगी, और धनौली का जो नाला है उसके मैं अभी देखूंगी, जाके मैंने देखा नहीं है, और उसको प्रायोरिटी पर रखूंगी, सबसे पहले उसी को बनाऊंगी। दूसरे मैडम, क्योंकि आप क्या नाम है, जो स्टार प्रचारक हैं उसमें आपका नाम शामिल है, किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको आप? अपने चुनाव ये मेरे ग्रामीण क्षेत्र के इतने कार्यकर्ता हैं, इतना उत्साह है इनमें, इतने कल से ही मतलब खुश हैं और ये मान रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए। तो मैं तो अपने कार्यकर्ताओं पर ही चुनाव छोड़ के, और अगर मुझे जाना पड़ा तो और जगह। तो विकास की प्राथमिकताएं क्या रहेगी आगरा शहर में? देखिए, विकास की प्राथमिकताएं तो जो योगी जी ने और मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। इसके अलावा जो भी उनके मुद्दे होंगे, जो भी वो चाहेंगे, जो भी उन्हें मेरे से अपेक्षा होगी, तो प्रदेश के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के लिए भी आपका नाम आगे आ रहा है। ये तो आप ही बता रहे हैं, मुझे तो जानकारी। अब बेबाकी से बेबी रानी मौर्य जो कि पूर्व राज्यपाल हैं और आगरा ग्रामीण से भाजपा की प्रत्याशी हैं, वो आगरा के विकास के लिए तत्पर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पहले भी जिला महापौर भी रही हैं और महिला आयोग में भी रही हैं, पूर्व राज्यपाल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगरा पूरा का पूरा जनपद, पूरा प्रदेश इनकी तरफ दिखाई खड़ा है। राउंड से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। सपा सांसद आजम खान के परिवार के लिए एक अच्छी खबर है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई है। शनिवार रात रिहाई हुई। वैसे तो ये रिहाई दिन में ही होनी चाहिए थी, लेकिन रामपुर जेल से आए आदेश में तकनीकी दिक्कत की वजह से विलंब हुआ। वो 8:45 पर सीतापुर जेल से रिहा हुए। अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में 688 दिन रहे हैं। शनिवार को उनकी रिहाई 4 बजे होनी थी, लेकिन तकनीकी
पेंच के इंतजार के चलते ये जो दूरी है और देरी है ये हुई है। आपको बता दें, दरअसल कालीटी बाढ़ से जमीन को लेकर के आजम और अब्दुल्ला पर मुकदमा हुआ था। इसमें धारा 467 और 468 लगी हुई थी। विवेचना के दौरान इस मुकदमे में धारा 120B भी बढ़ाई गई थी। अब्दुल्ला की रिहाई परवाना में बढ़ाई गई धारा 120B का जिक्र इसमें नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी रिहाई में विलंब हुआ है। तो कानपुर से अहम जानकारी, बसपा नेता की गाड़ी से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 50 लाख रुपए बरामद किए। बरामद होने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड और आयकर विभाग की टीम सूचना पर मौके पर पहुंची। शनिवार रात दोनों टीमें साथ में इंस्पेक्टर क्राइम चकेरी ने बसपा नेता से पूछताछ भी शुरू की। उनकी गाड़ी में आगे पीछे 2 अलग अलग नंबर प्लेट्स होने की वजह से पुलिस को शक हुआ था। गाड़ी को रोका गया। बसपा नेता से प्राथमिकता से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा उनकी फैक्ट्री और मिल चल रही है और ये उसी का कलेक्शन है। हालांकि रात में आयकर विभाग और फ्लाइंग स्क्वाड टीम थाने में उनसे पूछताछ करती रही। असलम रायनी की ये गाड़ी थी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उतरेटिया ट्रांसपोर्ट नगर, आलमनगर और आलमनगर स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन तक 9 किलोमीटर रेल खंड का दोहरीकरण होना है। इसके चलते लखनऊ, शाहजहांपुर, बालामऊ समेत 22 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द हो रहेंगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने यह जानकारी दी है। अस्थायी तौर पर 23 जनवरी 2022 तक अलग अलग तारीखों में ट्रेनें रद्द की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर पूर्व सीएलपी लीडर और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का बयान सामने आया। प्रदीप माथुर ने बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताया है, तो वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी करने पर बीजेपी को तानाशाह पार्टी भी बताया। योगी जी गोरखपुर अपने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे जहां से लड़ते आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा वाली पार्टी है, जुमले वाली पार्टी है, तो वो टाइम टू टाइम जुमले छोड़ती रहती है। तो कभी मथुरा में एकदम इन्होंने गर्मी पैदा कर दी, तो फिर कभी अयोध्या में पैदा कर दी। परंतु एक जनप्रतिनिधि वो बेसिकली तो एमपी और एमएलए ही है ना, तो वो हर एमएलए या एमपी पसंद करता है कि उसकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां उसने काम किया है और जनता की सेवा करी है, तो वहां से वो चुनाव लड़े। तो इसे डर कहिए या उनका विश्वास कहिए, इसलिए अपने ये योगी जी गोरखपुर वापस लौट गए। चुनाव से पहले हरक सिंह रावत उन नेताओं में शुमार हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। 2016 में वो भाजपा में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनके दूसरे दल में जाने की खबरें लगातार सामने आती रहीं। हरक सिंह रावत दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके दिल्ली जाने की खबर के सामने आने के बाद कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि हरक और उनकी बहू अनुकृति गोसाई कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हरक सिंह को डोईवाला और अनुकृति को लैंसडाउन से कांग्रेस टिकट देने पर विचार कर सकती है। हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, भाजपा के लिए ये ऐन वक्त पर बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी सामने आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या हरक कांग्रेस में शामिल होते हैं या फिर भाजपा में रहकर बनी बात को कहीं ना कहीं और बना लेते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं, मान मुनव्वल करके मान जाते हैं या नहीं मान जाते, ये देखने वाली बात होगी। खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हरक सिंह रावत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और शायद वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिस तरह की जानकारी आ रही है। और एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है, 2 नहीं 3 सीटों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि उनको 3 सीटें दी जाए, कोटद्वार, लैंसडाउन और रुद्रप्रयाग। योगी की ताजा जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, 3 सीटों की डिमांड हरक सिंह रावत की तरफ से की गई है। अब उस पर कितनी सहमति भाजपा आलाकमान लगाता है, इसका इंतजार रहेगा। इतना जरूर है कि हरक सिंह रावत के मन में काफी कुछ चल रहा है, जिसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने आलाकमान के सामने अपनी पेशकश रखी है, उसका कितना फायदा उनको मिलेगा इसका इंतजार। अजीत, क्या इसको एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जाए? क्योंकि पिछली बार जब हरक नाराज हुए थे तो उनको मना लिया गया था, लेकिन इस बार वो जो चरण है वो आसान नहीं लग रहा है। इस बार कई सारी शर्तें हैं, 3 सीटें भी उनको चाहिए
और क्या अगर सरकार इस पर मान जाती है, आला कमान इस पर मान जाते हैं, तो क्या ये नहीं लगता है कि हरक सिंह की इस हिम्मत की बात से और विधायकों को भी और ज्यादा ताकत मिलेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हरक सिंह रावत का कोई दबाव भाजपा आला कमान को मंजूर होता है तो कहीं ना कहीं वो औरों के लिए भी रास्ते खोलने का काम करेगा और सीधे तौर में संगठन के भीतर भी फूट पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत खुलकर अपना जो गेम प्लान है वो साझा कर चुके हैं कि वो लैंसडाउन छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं वो बगावत कर सकते हैं या उसका खामियाजा अन्य सीटों पर भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। और हरक सिंह रावत का दबाव अगर बनता है तो और जो नेता है या और जो अन्य दलों से आए हैं भाजपा में वो भी दबाव बनाने का काम करेंगे और टिकट बंटवारे से पहले एक बड़ी राजनीति यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरक सिंह रावत क्या करेंगे, किस तरीके से सियासत का रुख मोड़ने का काम करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरक पर इस समय जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, इस समय बीजेपी का केंद्र अगर कोई हो गया है तो वो हरक सिंह रावत हो गए, ऐसा नजर आने लगा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर ठग लोगों से ठगी करने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, तो वहीं अब साइबर ठग कोरोना की बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवाने के नाम पर ठगी की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए अगर आपके पास में किसी तरह का कोई फोन आता है या फिर मैसेज आ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइबर ठग बूस्टर प्रिकॉशन डोज के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे आपके खाते को खाली करवा लें। पुलिस की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आम जनता को साइबर ठगी से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके बारे में प्रचार प्रसार अपने तहत किया तो उससे कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें कि बचाव हो सका। और किसी से, हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि ओटीपी कोई भी अगर आपके फोन में आता है तो उसको कभी भी आप किसी से शेयर ना करें, क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। और उससे कई बार, क्योंकि आजकल जितने भी अकाउंट्स हैं वो मोबाइल से भी लिंक रहते हैं, तो ओटीपी बताकर आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको ज्यूपार्डाइज करते हैं और उसका फायदा दूसरे लोग उठाकर ठगी करते हैं।